वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम और ये मेरा उसका पार्ट नंबर 7 है। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ, नाम है ली चार्टेलियर प्रिंसिपल। अगला क्वेश्चन, ये किन पर अप्लाई होता है? ये उन सभी इक्विलिब्रियम वाले प्रोसेस पर अप्लाई हो जाता है, चाहे वो फिजिकल इक्विलिब्रियम हो चाहे वो केमिकल इक्विलिब्रियम हो, यानी सभी तरह के इक्विलिब्रियम पर ये ली चार्टेलियर प्रिंसिपल अप्लाई हो जाता है। क्या है? हम चलते हैं ली चार्टेलियर प्रिंसिपल पर। बच्चों ये इतना काम का टॉपिक है कि ये लगभग केमिस्ट्री के 11th और 12th के सभी चैप्टर में इसका कहीं ना कहीं रोल है। ली चार्टेलियर प्रिंसिपल, तो इसको समझने से पहले मैं क्या करूं कि मान लो कि मैं एक इक्वेशंस लिखता हूं जिसमें ए और बी क्या है, हमारे पास रिएक्टेंट है, और सी और डी क्या है, यहां पर प्रोडक्ट है। मान लेते हैं कि इनमें इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया। इसमें इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया तो क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस। यही इक्विलिब्रियम की कंडीशंस है। इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने के बाद यदि हमने उन फैक्टर्स में चेंज किया जो इस इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करते हैं, यानी हमने किसी भी एक उस फैक्टर को चेंज कर दिया जो इस इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करते हैं, तो क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शंस का रेट जो है वो बैकवर्ड रिएक्शंस के इक्वल नहीं रहेगा। कौन सी कंडीशंस में? if we change any factor which determine equilibrium। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? लाइक चेंज इन टेम्परेचर, लाइक टेम्परेचर। हम यदि टेम्परेचर में चेंज कर दें, या हम क्या चेंज कर दें? प्रेशर में। यदि हम प्रेशर को भी चेंज कर दें, या हम क्या चेंज कर दें? चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, या प्रेशर के साथ क्या लिख दूं मैं? वॉल्यूम। या हम क्या कर दें? एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, हम इनर्ट गैस का एडिशंस कर दें, या प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये पांचों में से हम यदि किसी में भी चेंज कर दें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस के इक्वल नहीं रहेगा, यानी इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और होगा क्या? थोड़ी देर के लिए या तो फॉरवर्ड रिएक्शंस का रेट ज्यादा हो जाएगा बैकवर्ड से, या क्या होगा? या फॉरवर्ड रिएक्शंस के कंपैरिजन में बैकवर्ड का रेट ज्यादा हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। और क्या होगा? आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद क्या होगा? इक्विलिब्रियम वापस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो अब ये लो हमें क्या समझाने वाला है कि यदि हम इन फैक्टर में से किसी में भी थोड़ा सा भी चेंजेस करते हैं तो उस समय कौन सी रिएक्शंस का रेट कौन सी रिएक्शन से ज्यादा हो जाएगा। यानी हमें क्या समझाने वाला है कि यदि इनमें से आपने किसी में भी चेंज कर दिया तो फॉरवर्ड रिएक्शंस का रेट ज्यादा हो जाएगा या बैकवर्ड रिएक्शंस का रेट ज्यादा हो जाएगा। और इसका बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है, क्योंकि हम इंडस्ट्रीज में क्या चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बने। तो हम क्या कंडीशंस रखें, इनमें से हम किस फैक्टर्स को चेंज करें कि हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसका रेट ज्यादा हो कंपैरिजन टू बैकवर्ड रिएक्शंस के। तो हम एक एक करके क्या समझते हैं, किस फैक्टर में क्या चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शंस, कौन सी रेट ऑफ रिएक्शंस का रेट इंक्रीज हो जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। तो हम सबसे पहले किसको ले लें? नंबर 1 हम ले लेते हैं चेंज इन कंसंट्रेशंस। तो मैं इन सबको रिमूव करता हूं और हम क्या चलते हैं, एक और लाइन लिख देता हूं। क्या होगा यहां पर? इफ वी चेंज एनी फैक्टर विच डिटरमाइन इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा? अब अगली यहां लाइन लिखता हूं, यहां इक्विलिब्रियम क्या होगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन डायरेक्शन in which
डायरेक्शन में कौन सी हो सकती है, या तो आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। क्या होगा, इनमें चेंज करने पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन डायरेक्शन आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड टू रेड्यूस द इफेक्ट ऑफ चेंज। यदि आपने इनमें चेंज किया है तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, परमानेंट नहीं, थोड़ी देर के लिए। जिस तरफ शिफ्ट होने से आपने जो चेंज किया है उसका इफेक्ट रेड्यूस हो जाए। ये सेकंड पॉइंट हमारा, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड यहां लिखता हूं। थर्ड क्या हमारे पास है, एप्लीकेबल, कौन, ये लो, एप्लीकेबल टू ऑल इक्विलिब्रियम, सभी इक्विलिब्रियम पे अप्लाई होता है, यानी फिजिकल पे भी होगा, ये फिजिकल एज वेल एज केमिकल इक्विलिब्रियम, दोनों इक्विलिब्रियम पर अप्लाई होता है। अब मैं क्या है बच्चों, छांट के पॉइंट लिख रहा हूं। फर्स्ट ये हो गया, जहां जगह मिल रही है वहां लिख रहा हूं, तीसरा ये और दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा हम सबको मालूम है वो यहां लिख देता हूं कि इसका मतलब यदि ये इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शंस पर अप्लाई होगा, यानी कौन सी रिएक्शंस पर अप्लाई होगा, रिवर्सिबल इक्वेशंस पर। और कब होगा, आफ्टर इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाए, तभी तो हमें मालूम चलेगा कि हम कौन सा फैक्टर चेंज करें तो क्या होगा। तो हम चलते हैं बच्चों एक एक करके इन बहुत सारे इन फैक्टर्स को हम समझते हैं। और आज के वीडियो में बच्चों, इस वीडियो में हम 3 फैक्टर पढ़ेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशंस, चेंज इन प्रेशर या वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर। और ये बाकी जो फैक्टर्स हैं, दोनों फैक्टर और फिजिकल इक्विलिब्रियम पर ये प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करने वाले हैं। तो हम चलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पर कि ली चार्टेलियर प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होता है यदि हम क्या करें, चेंज इन कंसंट्रेशंस करें। किसकी कंसंट्रेशन चेंज करने वाले हैं, ए की या बी की या सी की या डी की, किसी की भी चेंज कर दें, ए की या बी की या सी की या डी की। अब चेंज क्या कर सकते हैं, हम आगे चलते हैं बच्चों। तो हमारे पास फर्स्ट क्या है, ली चार्टेलियर प्रिंसिपल हम अप्लाई करने वाले हैं कौन सी कंडीशन में, जब हम क्या करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन। किसकी, ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, या रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आप किसी एक की या दो की कंसंट्रेशंस को चेंज कर सकते हैं, डिपेंड किस पे करेगा, किसकी कंसंट्रेशंस में ज्यादा चेंजेस हुआ है। तो फर्स्ट में क्या लिखूं, कब अप्लाई होगा। आप मान लो हम एक सिंपल सा इक्विलिब्रियम का एग्जांपल ले लेते हैं, ए प्लस बी किस में चेंज हुआ, सी प्लस डी में। मैं इस इक्विलिब्रियम पर ये कंसेप्ट अप्लाई करूंगा, आफ्टर इक्विलिब्रियम। मान लो कि इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया, किनके बीच हो गया है, ए बी का सी डी के साथ। इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने के बाद हमने क्या किया, एडिशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या मिलाया हमने, रिएक्टेंट, आइदर ए और बी किसी को मिलाओ और दोनों को मिला दो, और बोथ दोनों को मिला दिया। तो हमने क्या काम किया, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने के बाद हमने यदि रिएक्टेंट मिला दिया है तो हमने क्या काम कर दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या कर दी है, इंक्रीज कर दी है। हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस को बढ़ा दिया है। क्या कहता है ये प्रिंसिपल कि आपने यदि किसी फैक्टर में, किसी भी फैक्टर में जो उस इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करता है, आपने यदि कोई चेंज किया है तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में चला जाएगा जिस डायरेक्शन में जाने पर आपने जो चेंज किया है उसका इफेक्ट रेड्यूस हो जाए। तो हमने क्या चेंजेस किया है, हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस को बढ़ा दी है। इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस को कम करेगा।
और वो कम कैसे हो सकती है, हमें मालूम है कि हम कौन सी रिएक्शंस का रेट बढ़ा दें तो इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस कम हो जाएगी। कौन सा रेट बढ़ा दें? फॉरवर्ड रिएक्शंस का रेट। तो अब इक्विलिब्रियम क्या करेगा? इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों हुआ? टू reduce the concentrations of reactant। यानी क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शंस का रेट ज्यादा हो जाएगा बैकवर्ड रिएक्शन से। कब तक होगा? जब तक जो आपने कंसंट्रेशन इंक्रीज करी है उसका कुछ फ्रैक्शन प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो जाता। जो ही वो प्रोडक्ट में चेंज होगा और आपका जो नया केसी आएगा वो पुराने वाले केसी के इक्वल हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है? जो ही आपने एक रिएक्टेंट मिलाया तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस को कम करने के लिए ये इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड रिएक्शंस का रेट बढ़ गया, तो ये कंडीशंस हो जाएगी। क्वेश्चंस क्या आता है हम लोगों से कि यदि किसी इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों में से कोई भी कुछ भी ऐड कर दिया जाए तो रिएक्शंस का रेट किस डायरेक्शंस में इंक्रीज हो जाएगा या इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शंस को फेवर करेगी। तब हमें इस तरह से बच्चों इनका आंसर्स देना है। सेकंड मान लो क्या हो जाए यहां पर कि अभी हमने एडिशन ऑफ रिएक्टेंट किया तो क्या हुआ? कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज हो गई। यदि मैं यही काम किसके साथ करूं? प्रोडक्ट के साथ करूं। रिएक्टेंट की जगह क्या लिख दूं मैं अब? प्रोडक्ट। तो क्या होगा? आफ्टर इक्विलिब्रियम एडिशन ऑफ प्रोडक्ट आइदर, यहां क्या लिख दूं? बी और सी और बोथ, बी नहीं सी और डी, सी और डी या दोनों मिला दे तो क्या होगा? क्या कर रहे हैं हम लोग? यही एक्सपेरिमेंट यदि मैं यही कंडीशंस किस पर अप्लाई कर रहा हूं? प्रोडक्ट पे अप्लाई कर रहा हूं। तो रिएक्टेंट की जगह क्या लिख दूं मैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मिला दिया जाए तो क्या होगा? कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट नहीं, यहां क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो गई, इसका मतलब कौन ज्यादा हो गया है? प्रोडक्ट ज्यादा हो गया है। तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? हमने जो प्रोडक्ट बढ़ाया है उसको वापस कम करेगा। और कम कैसे होगा प्रोडक्ट? कौन सी रिएक्शंस का रेट बढ़ जाए? बैकवर्ड रिएक्शंस का रेट बढ़ जाएगा ताकि क्या कम हो जाए? वापस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस कम हो जाए। तो अगली लाइन में क्या होगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन कौन सी डायरेक्शन में चला जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन टू रेड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जगह क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। और यहां क्या लिख दूंगा मैं? बैकवर्ड रिएक्शंस का रेट ज्यादा हो जाएगा फॉरवर्ड से। तो क्या हुआ? जो चीज आप मिलाओगे वो चीज कम होगी। यदि आपने रिएक्टेंट मिलाया है तो रिएक्टेंट कम होगा, यदि आपने प्रोडक्ट मिला दिया है तो प्रोडक्ट कम होगा। जो चीज मिलाओगे वो कम होगी। उसको कम करने के लिए रिएक्शन जिस डायरेक्शंस में होनी चाहिए उस डायरेक्शंस का रेट इंक्रीज हो जाएगा। अब चलते हैं बच्चों, अभी तो हमने क्या काम किया है? एडिशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किया है। तीसरा काम क्या हो सकता है कि एडिशंस के अलावा मैं इस इक्विलिब्रियम में से उन चीजों को हटा भी सकता हूं, यानी मैं रिएक्टेंट को रिमूव कर दूं या मैं प्रोडक्ट को रिमूव कर दूं। तब क्या कंडीशंस होने वाली है इसके बाद हम समझते हैं बच्चों। तो मैं इसको अब रिमूव कर रहा हूं। ध्यान क्या रखना है? ये मिलाओगे तो ये रिएक्शंस होगी, ये मिलाओगे तो ये रिएक्शंस होगी। रिएक्टेंट मिलाओगे तो फॉरवर्ड रिएक्शंस होगी, प्रोडक्ट मिलाओगे तो बैकवर्ड रिएक्शंस का रेट ज्यादा हो जाएगा। अब इनको मैं रिमूव कर रहा हूं बच्चों। अब आते हैं हम अगली कंडीशंस पर। अगली कंडीशंस हमारे पास क्या है? रिमूवल ऑफ। तो हम अगले में पढ़ रहे हैं रिमूवल ऑफ। क्या काम करें हम? सेकंड, रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होने के बाद रिएक्शंस वही थी हमारी ए बी वाली, हम किसको रिमूव कर दें? रिएक्टेंट को रिमूव कर दें। तो क्या हुआ? हमने क्या काम किया? कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट क्या हो गई है? कम हो गई है। इसका मतलब रिएक्टेंट कम हो गया है तो इक्विलिब्रियम
रिएक्टेंट को और बनाएगा, रिएक्टेंट और बनना है तो कौन सी रिएक्शंस होनी चाहिए? बैकवर्ड रिएक्शंस का रेट फॉरवर्ड रिएक्शंस के कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम, क्या होगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन क्यों हुआ? टू इंक्रीज द, ये इंक्रीज का सिंबल है बच्चों, इंक्रीज द कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट, यानी यहां क्या होगा? बैकवर्ड रिएक्शंस का रेट ज्यादा हो जाएगा फॉरवर्ड से। और यहां लिख देता हूं मैं इक्विलिब्रियम की रिएक्शंस क्या थी हमारे पास? A प्लस सी डी था। तो हमने क्या काम किया यहां पर? रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट, हमने इसको हटा लिया है। हटाने का मतलब पूरा नहीं हटाया है, हमने इसकी कंसंट्रेशंस रेड्यूस कर दी है। जितनी थी इक्विलिब्रियम में उससे में से कुछ पोर्शंस हमने बाहर हटा लिया। जो ही ये आप रिमूव करोगे तो ये कम किया तो ये बनेगा। तो कौन सी रिएक्शंस का रेट ज्यादा हो जाएगा? बैकवर्ड का रेट ज्यादा हो जाएगा फॉरवर्ड से। अब यही कंडीशंस मैं किस पे अप्लाई कर दूं? रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट की जगह मैं क्या कर दूं? रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट। यहां क्या लिख दूं बच्चों? मैं प्रोडक्ट लिख देता हूं। यहां मैं प्रोडक्ट लिख दूंगा तो क्या होगा? कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशंस है वो क्या हो जाएगी? वो कम हो गई है। तो क्या होगा? यदि प्रोडक्ट कम हो गया, ये कम हो गया तो ये और बनेगा। दी मैंने इसको क्या किया है? इसको यदि मैंने रिमूव किया है, इसको रिमूव किया तो ये बनेगा। और ये बनेगा तो कौन सी रिएक्शंस का रेट ज्यादा हो जाएगा? फॉरवर्ड का रेट ज्यादा हो जाएगा बैकवर्ड से। तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन, अब बैकवर्ड में नहीं होगा, कहां होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों हुआ? क्योंकि प्रोडक्ट कम हो गया है, उसे और बनाना है। फॉरवर्ड डायरेक्शंस टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कंडीशंस क्या हो जाएगी? फॉरवर्ड का रेट ज्यादा हो जाएगा बैकवर्ड से। तो उम्मीद करता हूं बच्चों एक चेंज इन कंसंट्रेशंस का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, जो ज्यादा हो गया उसको कम करो, जो कम हो गया उसको और बनाओ। चलें अगला। तो अब मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूं कि ये कंसेप्ट कहां कहां अप्लाई बहुत बढ़िया तरीके से होता है। तो फर्स्ट हमारे पास है प्रिपरेशंस ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। तो यहां लिखता हूं मैं, ये हमारे पास रिएक्शंस है अमोनिया के प्रिपरेशंस की 2NH3, और ये हमारे पास दोनों क्या है? ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। हम यदि इन दोनों को मिला दें, इन दोनों को ऐड कर दें, इस सिंबल का मतलब हमने ऐड कर दिया है, तो इनकी दोनों की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। दोनों से में से किसी एक को भी मिला दें तो भी क्या होगा? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शंस का रेट बढ़ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं? एडिशन ऑफ नाइट्रोजन होगा तो क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शंस की रेट बढ़ जाएगी। एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन लिखूं तो भी क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शंस की रेट बढ़ जाएगी। यदि मैं लिखूं रिमूवल ऑफ N2, तो मैंने N2 को रिमूव कर दिया है तो N2 क्या हो गया? कम हो गया, तो बैकवर्ड डायरेक्शंस की रेट बढ़ जाएगी। रिमूवल ऑफ डाइहाइड्रोजन तो भी बैकवर्ड डायरेक्शंस की रेट बढ़ जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशंस कम हो गई है। दी मैं क्या कंडीशन लिखूं? ये सारी कंडीशन है जो आपको लिखी हुई आएगी, वो आपसे क्या पूछेगी कि यदि ये कर दिया जाए तो इस रिएक्शंस का रेट कौन सी डायरेक्शंस में थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, या ये रिएक्शंस कौन सी डायरेक्शंस को फेवर करेगी। अगला क्या आ सकता है? देखो फर्स्ट सेकंड यहां आ गया। अब आता है यहां फिफ्थ नंबर पॉइंट, क्या हो सकता है कि हम अमोनिया की कंसंट्रेशंस को कम कर दें। यदि हमने इसको कम कर दिया तो रिएक्शंस फॉरवर्ड होगी। अगला क्या आ सकता है? 6 नंबर कंडीशंस कि अमोनिया और ऐड कर दी जाए। और अमोनिया को ऐड कर देंगे तो रिएक्शंस कौन सी होगी? बैकवर्ड रिएक्शंस होगी। तो ये सारी कंडीशंस है। दूसरा हमारे पास कौन सा एग्जांपल है? CaCO3, ये सॉलिड है और इनके बीच इक्विलिब्रियम हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, ये गैस है, ये सॉलिड है। अब बच्चों यदि मैं आपसे यहां एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि इनमें से एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसको हम आसानी से इक्विलिब्रियम से बाहर जाने दें, तो इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? तो पहले तो उस
रिएक्टेंट को या प्रोडक्ट को ढूंढो जो आसानी से बाहर जा सकता है, और जिसके बाहर जाने से कौन से रिएक्शंस का रेट इंक्रीज हो जाएगा वो भी हम चेक करते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या है, ये सॉलिड है, ये तो कहीं जाएगा नहीं, ये भी सॉलिड है, ये भी कहीं नहीं जाएगा, लेकिन ये जो CO2 है ये गैस है। यदि ये गैस इजीली बाहर चली जाए, क्या हो जाए, आउट हो जाए, जहां पर ये इक्विलिब्रियम है वहां पर नहीं रहे, तो क्या हुआ, आपने क्या कर दिया, रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट। और यदि आपने प्रोडक्ट को कम कर दिया है तो ये और बनेगा, और होगा क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस रेट ऑफ बैकवर्ड से ज्यादा हो जाएगी। ये रेट ज्यादा हो जाएगी तो कौन ऐसा है जो हमारा बनता रहेगा, वो है ये क्विकलाइम, ये क्विकलाइम। और ये क्या है, ये है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन। और कहां इनका प्रिपरेशन होता है, किल्न में, भट्टी के अंदर। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जो क्विक लाइम का प्रिपरेशन ज्यादा हो तो हम क्या कंडीशंस रखें कि जो CO2 गैस का प्रिपरेशन हो रहा है वो इजीली उस इक्विलिब्रियम से एस्केप होती रहे। यदि ये CO2 गैस कंटिन्यूअस एस्केप होती रहेगी, बाहर जाती रहेगी, तो CaO बनता रहेगा। ये इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है। यहां पर मैं चाहूं कि मैं अमोनिया ज्यादा बने, मैं इसको ज्यादा बनाना चाहता हूं, तो मैं कंसंट्रेशंस में क्या कर सकता हूं, इसको बनाते ही मैं रिमूव कर लूं। कैसे रिमूव करते हैं, ये जो है बच्चों ये गैस है, जो ही अमोनिया बनेगी यदि हम इसको कूल कर दें और इसको अमोनिया को मैं कूल करके लिक्विड में चेंज कर दूं, तो होगा क्या, ये अमोनिया गैस जो है वो अब इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, और नहीं रहेगी तो अमोनिया का हमने क्या कर दिया, रिमूवल ऑफ अमोनिया कर दिया, तो अमोनिया बनती जाएगी। दूसरी कंडीशंस क्या कर सकते हैं, अमोनिया की क्वांटिटी ज्यादा बने, हम इनकी कंसंट्रेशंस को बढ़ा दें। इनकी कंसंट्रेशंस बढ़ा दोगे तो फॉरवर्ड रिएक्शंस कंटिन्यूअस होती जाएगी। तो ये है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। क्वेश्चंस क्या आता है, केवल कंसंट्रेशन के बेसिस पे अभी आपको मैं समझा रहा हूं कि अमोनिया की कंसंट्रेशंस ज्यादा हो या अमोनिया ज्यादा बने तो दो कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, रिएक्टेंट को आप कंटिन्यूअस ऐड करते जाएं, एडिशन ऑफ रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट को कंटिन्यूअस रिमूव करते जाएं, तो होगा क्या, इस फॉरवर्ड रिएक्शंस का जो रेट है हमेशा ज्यादा रहेगा बैकवर्ड रिएक्शन से। अब चलते हैं बच्चों तीसरा एग्जांपल, और जो तीसरा एग्जांपल है वो आप अपनी केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में जाके चेक कर सकते हैं कि ऐसा होता भी है या नहीं है। और वो क्या है, दो कंपाउंड आपको लेने हैं, उन दोनों कंपाउंड में जो दो आयन है उनके बीच रिएक्शंस होती है। तो दो कंपाउंड नहीं, मैं तो आप दो आयंस को बता देता हूं, वो जो दो आयंस जिसमें भी हैं आप उन कंपाउंड को ले सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, ये एग्जांपल है बच्चों, ये हमारे पास है फेरिक आयन, ये है फेरिक आयन, और दूसरा जो आयन है वो है थायोसाइनेट आयन, थायोसाइनेट आयन है, ये HCN- है। इन दोनों के बीच रिएक्शंस हो जाती है, थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाता है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। इन दोनों को मिला दो, ये पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच रिएक्शंस हुई और बना क्या, हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है। अब किसका कलर कैसा होता है, ये जो हमारे पास फेरिक आयन है इसका कलर है पेल येलो, और ये जो है ये कलरलेस है, इसका कलर जो है वो है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। मान लो कि ये दोनों एक बीकर में थे, ये दोनों एक बीकर में थे, इनके बीच इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया था। पहली कंडीशन, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने के बाद यदि आपने क्या मिला दिया, एडिशन ऑफ Fe3+ आयन, ये मिला दिया आपने अंदर इस बीकर में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने के बाद, तो आपने क्या काम किया, एडिशन ऑफ रिएक्टेंट, आपने रिएक्टेंट मिला दिया, तो क्या होगा, रिएक्शंस कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शंस में। तो यहां क्या लिखूं, क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड का रेट बढ़ जाएगा बैकवर्ड से। अच्छा, फॉरवर्ड का रेट बढ़ गया तो क्या चीज ज्यादा बनने वाली है, ये प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। ये ज्यादा बनेगा तो रेडिश ब्राउन कलर की जो इंटेंसिटी है वो क्या होनी चाहिए, वो बढ़ जानी चाहिए। ये आप लैब में इसे करोगे इस एक्सपेरिमेंट को, तो रेडिश ब्राउन कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो रेडिश ब्राउन कलर की
बीकर में जो रेडिश ब्राउन कलर है उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाती है, जिससे क्या कंफर्म हो जाता है कि ली चार्टेलियर का प्रिंसिपल यहां बिल्कुल सही है। दूसरा हम क्या काम कर सकते हैं, हम पोटेशियम थायोसाइनेट को मिला दें अंदर, HCN, यदि ये मिला दें, एडिशन है इसका भी, तो क्या होगा, आपने फिर किसको बढ़ा दिया है, रिएक्टेंट को बढ़ा दिया। तो सेम कंडीशन, इसको आपने बढ़ा दिया, पोटेशियम यहां से हटा दें तो HCN थायोसाइनेट आयन बनेगा। तो फिर आपने क्या किया है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस को बढ़ा दिया है, तो फिर क्या होगा, ये बढ़ा दिया है तो ये किस में चेंज होगा, प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शंस का रेट ज्यादा हो जाएगा बैकवर्ड से, और सेम कंडीशंस यहां आएगी। फॉरवर्ड रिएक्शंस का रेट ज्यादा हो गया तो ये ज्यादा बनेगा, ये ज्यादा बनेगा तो रेडिश ब्राउन कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तीसरा हम क्या काम कर सकते हैं, तीसरा हम कर सकते हैं एडिशन ऑफ, अब समझना बच्चों, एडिशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। अब ये क्या काम करता है, ये तो कहीं है नहीं, इसके इस पूरी कहीं इक्विलिब्रियम में ऑक्जेलिक एसिड तो है ही नहीं। मान लो आपने इसमें ऑक्जेलिक एसिड मिला दिया, तो ऑक्जेलिक एसिड जो है वो Fe3+ आयन से क्या कर लेता है, रिएक्शंस कर लेता है, रिएक्शंस विथ Fe3+ आयन कौन कर लेता है, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड क्या काम करेगा, जो ही आपने इस बीकर में ऑक्जेलिक एसिड मिलाया, इस ऑक्जेलिक एसिड ने Fe3+ आयन से क्या कर ली, रिएक्शंस कर ली। इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशंस क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि ये किसके साथ रिएक्शंस करके चला गया है, ऑक्जेलिक एसिड के साथ। तो जो ही इसकी रिएक्शंस होगी, Fe3+ आयन की जो कंसंट्रेशंस है, कंसंट्रेशन ऑफ Fe3+ आयन कम हो गया। ये कम होने का मतलब है रिएक्शंस कौन सी डायरेक्शंस में होगी, बैकवर्ड डायरेक्शंस में होगी। क्यों होगी, ताकि जितना Fe कम हुआ है उसमें से कुछ पोर्शन Fe3+ आयन का वापस बन जाए। तो यहां क्या होगा, रिएक्शंस कौन से डायरेक्शन में ज्यादा होगी, बैकवर्ड। फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम होगी। तो क्या होगा, हमें कैसे मालूम चलेगा कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, इस रेडिश ब्राउन कलर की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। द इंटेंसिटी ऑफ रेडिश ब्राउन कलर डिक्रीजेस, इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ये कलर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। इससे क्या कंफर्म हो जाएगा कि रिएक्शन कौन से डायरेक्शंस में हुई है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शंस में हुई है। चौथी कंडीशन बच्चों यहां लिखता हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एडिशन ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2, ये हम मिला दें। फिर आया ऑक्जेलिक एसिड में भी कहीं भी नहीं था, तो HgCl2 मिला दें तो क्या होगा, यह है मर्क्यूरी क्लोराइड। ये क्या काम करता है, रिएक्ट विथ थायोसाइनेट आयन, ये इससे रिएक्शंस करके कंपाउंड बना लेता है, और जो ही इससे रिएक्शंस करेगा इसकी कंसंट्रेशंस इक्विलिब्रियम में कम हो जाएगी। और जो ही ये कम हुआ, ये कम होते ही ये और बनेगा, ये कम हुआ तो ये बनेगा, और ये बनेगा कब, जब कौन सी रिएक्शंस हो, बैकवर्ड डायरेक्शंस की रिएक्शन हो। तो क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शंस का रिएक्शंस बढ़ जाएगा फॉरवर्ड के कंपैरिजन में, और जो ही ये होगा तो सेम कंडीशंस क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, रेडिश ब्राउन कलर की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इन चारों कंडीशन से क्या कंफर्म होगा कि कंसंट्रेशंस का जो इफेक्ट है इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होने के बाद वो ली चार्टेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है। एक और पांचवा आप जोड़ सकते हैं, और वो पांचवा क्या है कि सर इस इक्विलिब्रियम होने के बाद हम ये जोड़ दें, ये कंपाउंड जो बना है FeCN का यहां ब्रैकेट और उसके बाद माइनस, ये यदि हम माइनस नहीं 2+, वहां क्या लगा दिया 2+ आएगा बच्चों, इधर ना। जो ही क्या होगा, हमने ये मिलाया इसके अंदर, तो क्या होगा, हमने ये मिला दिया है, यानी एडिशन कर दिया इसका, एडिशन ऑफ ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिला दे तो क्या होगा, ये मिलाया है यानी इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है, तो रिएक्शन कौन से, ये कम होगा तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में होगी, बैकवर्ड रिएक्शंस का रेट फॉरवर्ड से ज्यादा होगा, और जो ही बैकवर्ड का रेट ज्यादा हो जाएगा तो इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, तो रेडिश ब्राउन कलर की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। सेम कंसेप्ट यहां पे लग जाएगा। तो ये हमने क्या समझ लिया है,
ये एक्सपेरिमेंट आप अपनी केमिस्ट्री की लैब में कर सकते हैं। बस आपको अपने सर से रिक्वेस्ट करनी है कि सर हमें ली चार्टेलियर प्रिंसिपल के इस कंसेप्ट को समझना है। आप लैब में जाएं और ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें। अब चलें बच्चों, एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं। बच्चों मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। अब वो जो अगला एग्जाम्पल है वो हमारी बॉडी में हमेशा होता रहता है, और वो क्या है? वो है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच की रिएक्शन। उनके बीच भी क्या है? इक्विलिब्रियम है। और इसी के साथ हम एक और एग्जांपल पढ़ेंगे इनेमल के साथ, हमारा जो टीथ है उसके ऊपर की जो कोटिंग है उसके साथ। तो अगला एग्जांपल है बच्चों ये जो हीमोग्लोबिन है कहाँ होता है? हमारे ब्लड में जो रेड कार्प्यूसल्स है उसके ऊपर ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स है, ये हीमोग्लोबिन होता है। और इसकी रिएक्शन किससे हो जाती है? ऑक्सीजन से। और क्या बनता है यहाँ पर? हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसका नाम है ऑक्सी HB। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है और ये केवल हीमोग्लोबिन है। ये इनके बीच का इक्विलिब्रियम है। अब बात करते हैं हम लोग इन टिश्यू के अंदर क्या होता है? हमारे जो टिश्यू है यानी हमारे जो इंटरनल पार्ट है वहां जब ये हीमोग्लोबिन पहुंचता है तो उन टिश्यू में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशंस कम होती है। इन टिश्यू में क्या होगा? द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है? कम है। अब दिमाग लगाओ कि जब ये वहां पहुंचा तो ऑक्सीजन कम थी, ये कम है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये वहां चली जाती है टिश्यू के अंदर। क्यों? क्योंकि वहां टिश्यू में ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। तो ये जो O2 है, O2 कंज्यूम्ड या ट्रांसफर टू टिश्यू, क्योंकि टिश्यू में ऑक्सीजन कम थी और टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए बहुत सारे ऑक्सीडेशन के प्रोसेस करने के लिए। तो ये क्या हुई? ये कहां चलेगी? टिश्यू में। टिश्यू में जाते ही क्या हुआ? O2 कम हो गई। O2 कम होते ही ये कम हो गई, और जो ही ये कम हुई तो ये जो है ये टूटना शुरू हो गया। हीमोग्लोबिन ने, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ने क्या रिलीज करना शुरू कर दिया? ऑक्सीजन टिश्यू में जाते ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रिलीज करता जाएगा, और वो ऑक्सीजन कंटिन्यूअस कौन एब्जॉर्ब करते रहेंगे? टिश्यू एब्जॉर्ब करते रहेंगे। तो क्या होगा हमारे पास? बैकवर्ड रिएक्शंस का रेट ज्यादा हो जाएगा फॉरवर्ड से। क्यों ज्यादा हुआ? ये कम हो गया है, O2 कम हो गया तो O2 और बनेगा। इसका उल्टा हमारे पास क्या है? इन लंग्स में क्या होता है? हमारे जो लंग्स है इनमें हम जब रेस्पिरेशन करते हैं, हम एयर को इनलेट करते हैं, तो उस एयर में हमारे पास ऑक्सीजन ज्यादा है। तो लंग्स में क्या है? ऑक्सीजन ज्यादा है। अब दिमाग लगाओ कि ये ज्यादा है तो इसकी कंसंट्रेशंस को कम करने के लिए कौन सी रिएक्शंस होगी? फॉरवर्ड रिएक्शंस होगी। ऑक्सीजन ज्यादा है यानी किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है। तो इक्विलिब्रियम क्या काम करेगा? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस को कम करने की ट्राई करेगा, और कम कौन सी डायरेक्शंस में होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शंस का रेट बढ़ जाएगा। यानी किसका फॉर्मेशन बढ़ जाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बच्चों किसका कंसेप्ट हो गया है? हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बीच जो इक्विलिब्रियम है वहां पर ली चार्टेलियर प्रिंसिपल कैसे एप्लीकेबल होता है। अब अगला एक और लास्ट एग्जांपल है बच्चों, हमारे जो टीथ हैं, टीथ पर अप्लाई करते हैं इसे। हमारे जो टीथ है इसमें जो ऊपर की जो इनेमल की कोटिंग है, इनेमल, इसका जो फॉर्मूला है वो है एक एपेटाइट फैमिली है जो फोस्फेट के कंपाउंड है। ये कौन सी फैमिली है? हमने 12th में है आपके, ये उसका नाम है फ्लोरो हाइड्रोक्सी एपेटाइट। इसका कौन बना हुआ है? हमारा टीथ बना हुआ है। हमारे टीथ का इनेमल हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना हुआ है। उसका फॉर्मूला है CA5PO4 का होल 3 और यहां है डॉट करके OH। ये है हाइड्रोक्सी एपेटाइट, और ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट कौन है? ये इनेमल का फॉर्मूला है। और ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो है, हमारे जो इनेमल है हमारे माउथ के अंदर, ये इक्विलिब्रियम में रहता है इन आयंस के साथ। इनको तोड़ दो, 5 क्या बना दो? Ca++,
3 क्या बना दो, फॉस्फेट आयन PO4 ट्रिपल माइनस, और एक क्या बना दो, OH माइनस, एक ही बनेगा, फॉर्मूले में एक ही है। ये इन दोनों के बीच इक्विलिब्रियम की कंडीशंस रहती है। अब मान लो कि हम शुगर का यूज ज्यादा करते हैं और शुगर के कुछ पार्टिकल्स हमारे बक्कल कैविटी या माउथ में रह जाएं, उस समय क्या होगा, इस शुगर से क्या बने, क्या होगा, इसका फर्मेंटेशन होगा। कौन करेंगे ये काम, बैक्टीरिया करते हैं। यदि माउथ में शुगर रह गई तो बैक्टीरिया इसका फर्मेंटेशन करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन बनता है। अब बन गया तो क्या हुआ, ये हाइड्रोजन आयन जो बना है, ये हाइड्रोजन आयन इस हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्शंस कर लेता है और क्या बन जाता है, H2O। और जो ही H2O बना तो हमारा क्या कम हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशंस कम हो गई है, ये कम हो गया है। और हमें मालूम है कि यदि प्रोडक्ट को हमने कम कर दिया या प्रोडक्ट को हमने रिमूव कर दिया तो प्रोडक्ट और बनेगा। यानी ये रिएक्शन जो है, जो ही ये हटा तो क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ज्यादा हो जाएगी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से। उससे क्या होगा, हमारा जो इनेमल है वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। आपने 10th में पढ़ा है कि माउथ की पीएच कितनी होने पर यह काम होगा, 5.3 या 5.4, उससे कम होने पर। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन आयन बनता है ये इस OH माइनस से रिएक्शंस करके वाटर का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। तो जो ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा ये इसमें चेंज होता रहेगा तो हमारा इनेमल डिसॉल्व होता रहेगा, जिसके बाद क्या होगा, कैविटी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास क्या खत्म हुआ, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस, और कैसे हमने अप्लाई किया यहां ली चार्टेलियर प्रिंसिपल को। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक क्या हमारे पास है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। मैं इसको रिमूव करता हूं बच्चों। टेम्परेचर का भी बड़ा कमाल का कंसेप्ट है बच्चों, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो ये तो हो गया हमारे पास, चेंज इन कंसंट्रेशन की जगह क्या लिख दूंगा मैं अब, चेंज इन टेम्परेचर। काम का कंसेप्ट है चेंज इन टेम्परेचर। तो बस फर्स्ट हम क्या समझते हैं कि इक्विलिब्रियम में यहां मैं कॉमन रिएक्शन लिख देता हूं, ए यहां नहीं लिखता, यहां लिख देता हूं A प्लस बी, हमारे पास दो रिएक्टेंट है और यहां C और D है। ये रिएक्शंस दो तरह की पॉसिबल है। यदि इसका डेल H नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिएक्शंस है ये कैसी है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन। इवॉल्व का मतलब रिलीज होगी। सेकंड क्या हो सकता है, ये डेल एच हो सकता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब रिएक्शंस कैसी हो गई, एंडोथर्मिक हो गई है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और इसका मतलब क्या होगा, हीट क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब्ड होगी। पहला कंसेप्ट हमारे पास। अब दूसरा कंसेप्ट पहले यहां समझना, हम चेंज इन टेम्परेचर को समझने से पहले हमें ये बेसिक चीजें हमें समझनी होगी। मान लो कि ये जो रिएक्शंस है ये कौन सी है, फॉरवर्ड रिएक्शन, इसका डेल एच नेगेटिव है, यानी ये रिएक्शंस कैसी है, एक्सोथर्मिक है। जब ये होगी तब साथ में क्या बनेगी, यहां पर हीट बनेगी यहां पर। तो इसकी जो बैकवर्ड रिएक्शंस है वो हमेशा कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी। यानी इसका जो डेल एच है वो कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा। ये कैसी रिएक्शंस थी, ये एक्सोथर्मिक थी। तो पहला हमें क्या कॉन्सेप्ट समझ में आए कि कौन से प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होती है और कौन से प्रोसेस में हीट इवॉल्व होती है। सेकंड हमें क्या समझ में आना जरूरी है कि यदि किसी केमिकल इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड रिएक्शंस एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शंस एंडोथर्मिक होगी। अब आपके लिए चेंज इन टेम्परेचर समझना आसान हो जाएगा। क्या है, मैं यहां लिखता हूं,
आफ्टर इक्विलिब्रियम, ये जरूरी है क्या स्टेबलाइज हो जाए, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाए। और इक्विलिब्रियम कौन सी रिएक्शंस लेंगे हम, दोनों में से कौन सी लेंगे भी आपको समझ में आ जाएगी। आफ्टर इक्विलिब्रियम हम क्या काम करें, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बताओ इक्विलिब्रियम क्या काम करेगा, हमने जो टेम्परेचर बढ़ाया है उसको कम करने की ट्राई करेगा। कम कैसे करेगा, ये उस इक्विलिब्रियम को उस डायरेक्शंस में शिफ्ट कर देगा जिस डायरेक्शंस में होने पर ये हीट एब्जॉर्ब हो जाए। हमने जो टेम्परेचर बढ़ाया है उससे जो हमने हीट बढ़ाई है वो एब्जॉर्ब हो जाए। यानी कौन सी रिएक्शंस कराएगा, हीट कहां एब्जॉर्ब हो रही है, हीट होती है एंडोथर्मिक में। यदि हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो ये इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक वाली रिएक्शंस की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। यानी एंडोथर्मिक वाली रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शंस ज्यादा हो जाएगा। तो यहां क्या लिखूं मैं, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन डायरेक्शन in which heat is absorbed, यानी कौन सी, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इक्वेशंस के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, इस इक्वेशंस के हिसाब से मैं क्या कह सकता हूं, ये तो कौन सी थी, एक्सोथर्मिक, तो ये कौन सी है, एंडोथर्मिक। क्यों है, क्योंकि मैंने इसको मान लिया था कि इसका डेल एच पॉजिटिव है, इसको मैंने एक्सोथर्मिक तो ये एंडोथर्मिक। तो इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, रेट ऑफ जो बैकवर्ड रिएक्शंस है वो ज्यादा हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड से। क्यों चेंज हुई, क्यों बैकवर्ड में आई, क्योंकि हमने टेम्परेचर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया था। तो यानी हमने एनर्जी और सप्लाई कर दी इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, हीट के फॉर्म में, और उस एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेगा। अब इसका उल्टा कर दिया जाए तो क्या होगा, मैं वो बच्चों यहां लिखता हूं, इसका उल्टा कर दें, यहीं पे हम समझ लेते हैं। आफ्टर इक्विलिब्रियम इफ वी डिक्रीज, यहां क्या कर दूं मैं, इंक्रीज का क्या कर दूं, डिक्रीज कर देता हूं। यदि हमने इक्विलिब्रियम होने के बाद टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, हमने टेम्परेचर कम कर दिया है, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, टेम्परेचर को बढ़ाएगा। और बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए। और वो हीट, तो वो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहां पर होने पर हीट रिलीज हो रही है, ताकि वो जो हीट रिलीज होगी वो टेम्परेचर को बढ़ाने में यूज आ जाएगी। तो क्या लिखा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन डायरेक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, या रिलीज लिख देता हूं, या इवोल्व, उस डायरेक्शन में चला जाएगा। यानी कौन सी डायरेक्शन, यहां क्या लिख दूं अब मैं, एक्सोथर्मिक हो जाएगी। बाकी सब सेम रहेगा। यहां क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक कौन सी डायरेक्शन में हो रही है, फॉरवर्ड रिएक्शंस एक्सोथर्मिक, बैकवर्ड एंडोथर्मिक। तो कौन सी रिएक्शंस का रेट बढ़ जाएगा, फॉरवर्ड का रेट ज्यादा हो जाएगा बैकवर्ड से। क्या हमने समझ लिया टेम्परेचर का इफेक्ट, ये इस तरह से होता है। अब बच्चों ये तो हमारे पास बेसिक कंसेप्ट आ गया। हमें एक और चीज मालूम है, हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, और वो क्या पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो केसी है वो केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वो हमने समझ रखा है, मेरा जो वीडियो नंबर 5 है उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि किस तरह से डिपेंड करता है, 5 या 6 के अंदर। तो अब हम क्या चलते हैं कि टेम्परेचर और केसी में क्या रिलेशंस है, उसके अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहिए। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो पहले हम केसी का कंसेप्ट भी समझ लेते हैं। मैं इसको रिमूव कर रहा हूं बच्चों, अब कि केसी का कंसेप्ट भी सेम आएगा, एक जैसा कंसेप्ट है दोनों का, लेकिन वो हमें आना चाहिए। तो मैं अब क्या समझा रहा हूं आपको, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हम डिटेल में नहीं जाएं क्योंकि डिटेल में हमने पढ़ लिया वीडियो नंबर 5 में। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केसी क्या है, ये हमारे पास केसी है, और रिएक्शंस कितनी है हमारे पास, 2 तरह की है। कौन कौन सी है, पॉजिटिव है
और ये नेगेटिव है। ये दो तरह की, चलो इसको भी हटा देता हूं मैं, इन दोनों को हटा देता हूं। केसी की क्या है, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, यहां पर आए, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन केसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। यहीं से हम समझ लेंगे, इसी को मैं ले आऊंगा, इसी को मैं यहां ले आऊंगा। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अब टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, अब इसका अगला पॉइंट, और वो रिएक्शंस कौन सी थी जहां पर हमने टेम्परेचर बढ़ाया है, वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक थी। तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में केसी की वैल्यू डिक्रीज होगी। अब अगला मेरा क्वेश्चन, केसी का फॉर्मूला क्या है, केसी का फॉर्मूला है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो केसी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये डिक्रीज है, इसका मतलब बच्चों केसी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस कम हो रही है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस बढ़ रही है। क्योंकि केसी तभी डिक्रीज होगा जब ये कम हो जाए और ये बढ़ जाए। इसका मतलब प्रोडक्ट कम हो रहा है, रिएक्टेंट बढ़ रहा है, और ये कब काम होगा, प्रोडक्ट कम होता जाए, रिएक्टेंट बढ़ता जाए, जैसे ये है, ये कम होता जाए और ये बढ़ता जाए, तो कौन सी रिएक्शंस होनी चाहिए, बैकवर्ड रिएक्शंस का रेट ज्यादा हो जाएगा फॉरवर्ड से। ये ठीक हमने जो इसके पहले पढ़ा है, वहां जाके आप चेक करोगे तो वहां पर भी यही कंसेप्ट था, किसके लिए, एक्सोथर्मिक के लिए। क्यों कम हुआ, क्योंकि केसी डिक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एक्सोथर्मिक के लिए। एंडो में क्या होगा, यदि आपने जहां रिएक्शंस बढ़ाया है वो रिएक्शंस कैसी है, एंडोथर्मिक है, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो वहां क्या होता है, वहां केसी बढ़ जाता है। और फिर मैं क्या लिखूं, केसी का फॉर्मूला क्या है, कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट। बाकी अब मैं नहीं लिख रहा हूं कॉफिशिएंट यहां सारे। तो केसी बढ़ेगा कब, जब केसी कब बढ़ेगा, जब प्रोडक्ट बढ़ेगा, क्योंकि ये बढ़ा तो ये केसी बढ़ जाएगा, या रिएक्टेंट क्या हो जाए, कम हो जाए। और ये कब काम होगा, प्रोडक्ट कब बढ़ेगा, जब रिएक्शंस कौन सी हो, फॉरवर्ड हो, यानी फॉरवर्ड रिएक्शंस का रेट ज्यादा हो जाएगा बैकवर्ड रिएक्शन से। यही कंडीशंस हमारे पास कहां थी, पहले वाले में थी। तो अभी हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज करने वाला कंसेप्ट पढ़ा है, तो हम डिक्रीज वाला पढ़ ले तो ये उल्टे हो जाएंगे, क्योंकि यहां हमने इंक्रीज किया तो हमने यहां इंक्रीज वाला कंसेप्ट ही अप्लाई किया है। तो यानी यदि मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा तो एक्सोथर्मिक के लिए केसी बढ़ जाएगा और एंडोथर्मिक के लिए केसी कम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों केसी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट ये हमने यहां पढ़ लिया है, या तो केसी बढ़ेगा या केसी क्या होगा, कम होगा। अब बच्चों मैं इसको भी रिमूव कर रहा हूं और अब मैं कहां से लेके जा रहा हूं आपको, एग्जाम्पल पर, कि हमारे सामने यदि कोई इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल आ जाए तो वहां हम टेम्परेचर का कंसेप्ट कैसे अप्लाई करें। इसको रिमूव कर रहा हूं बच्चों मैं। सिंपल सा है, सिंपल सा क्या है, आपको बस इस रिएक्शंस को ऐसे देखना है। मान लो रिएक्टेंट 1 है, रिएक्टेंट 2 है, इक्विलिब्रियम है, यहां प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 है। बस आपको ये चेक करना है, इसको हटा रहा हूं बच्चों, एक बार चेक क्या करना है कि ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। मान लेता हूं ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, तो ये कैसा होगा, ये प्रोसेस होगा एंडोथर्मिक। इसको इससे बनाता हूं बच्चों, तो ये प्रोसेस कैसा होगा, ये प्रोसेस होगा एंडोथर्मिक। सर ये हमें कैसे मालूम चलेगा, यहां लिखा हुआ होगा डेल एच, यहां डेल एच क्या लिख दिया मैंने, नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव लिखा हुआ है ये फॉरवर्ड रिएक्शंस के लिए है, और यहां डेल एच नेगेटिव का मतलब क्या, रिएक्शन जो फॉरवर्ड रिएक्शंस है वो एक्सोथर्मिक है, तो बैकवर्ड कैसी होगी, एंडोथर्मिक। बस आपको कुछ नहीं करना है, अब इनको दिमाग में रखना, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो पहला काम आपको ये कर लेना है, फिर अब दिमाग लगाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया। अब यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, कम करेगा। कम करने का मतलब एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, तो रिएक्शंस कौन सी होगी,
एंडोथर्मिक होगी। क्योंकि हमने बढ़ा दिया तो ये कम करेगा, कम करने के लिए कौन सी रिएक्शंस होनी चाहिए, एंडोथर्मिक होगी। एंडोथर्मिक होगी तो बैकवर्ड का रेट ज्यादा होगा फॉरवर्ड से। सेकंड, अब यदि हम टेम्परेचर को कम कर दें तो ये क्या करेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। यानी कौन सी रिएक्शंस होगी, एक्सोथर्मिक होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगी तो क्या होगा, फॉरवर्ड का रेट ज्यादा हो जाएगा बैकवर्ड से। ये बेसिक कंसेप्ट है। अब मैं यहां पहला एग्जांपल लिखता हूं। पहला एग्जांपल हमारे पास क्या है, हेबर प्रोसेस से अमोनिया बनाने का ही है। ये फर्स्ट हमारा एग्जांपल। और यहां क्या लिखा हुआ है, डेल एच नेगेटिव। अब नेगेटिव आने का मतलब तुरंत आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये तो है EX और ये है रिवर्स वाली ये है EN। EN का मतलब एंडोथर्मिक, EX का मतलब एक्सोथर्मिक। या डायरेक्शन लगा देता हूं, ये डायरेक्शन, ये एक्सो है और ये एंडो है। पहला काम हो गया। अब क्वेश्चंस क्या कहता है, अब क्वेश्चंस आपको पहली कंडीशंस क्या देगा कि यदि हम इस रिएक्शंस का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, यानी बढ़ा दिया है, तो क्या करेगी, इक्विलिब्रियम कम करेगी। बढ़ा दिया है तो कम करना है तो कौन सी रिएक्शंस कराएं, EN कराएं। EN का मतलब कहाँ EN हो रही है, ये EN हो रही है। तो रिएक्शंस क्या होगा, बैकवर्ड का ज्यादा हो जाएगा फॉरवर्ड से। दूसरी कंडीशंस वो आपको क्या कह सकता है, इसकी रिवर्स, टेम्परेचर कम कर दें। टेम्परेचर कम करेंगे तो ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को बढ़ाएगा। और बढ़ाने का मतलब कौन सी डायरेक्शन में रिएक्शंस होगी, एक्सोथर्मिक में होगी। यानी क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शंस का रेट ज्यादा हो जाएगा बैकवर्ड से। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे तो अमोनिया ज्यादा बनानी है, मुझे तो ये काम चाहिए, मेरे लिए काम की है ये, तो मैं क्या काम करूं, टेम्परेचर की कौन सी कंडीशन रखूं तो अमोनिया ज्यादा बनेगी। अमोनिया ज्यादा बनानी है तो कौन सी रिएक्शंस करानी है आपको, फॉरवर्ड, तो आपको टेम्परेचर को कम रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ही हमने कंसंट्रेशन में पढ़ा था कि ये ज्यादा हो, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, और इसको हटाते ही रिमूव करते जाओ तो अमोनिया ज्यादा बनेगी। यहां क्या कह रहा है कि टेम्परेचर कम होने पर अमोनिया, फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगी तो अमोनिया ज्यादा बनेगी। ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है कि जब अमोनिया का प्रिपरेशन हो तो टेम्परेचर क्या रखा जाए, कम रखा जाए। जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है वहां यदि आपको फॉरवर्ड करानी है तो टेम्परेचर कम रखें। दूसरा हमारे पास क्या एग्जांपल है, N2 प्लस O2 का है, N2 प्लस O2 का, और इनसे क्या बनती है 2NO। और इस रिएक्शन का जो डेल H है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब दिमाग में लाओ, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, यानी ये क्या है, EN है। और ये कैसी है, ये इसका था डेल H नेगेटिव। तो फॉरवर्ड का एंडो है, इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शंस कैसी होगी, एक्सो होगी। बस आपको ये चीज मालूम हो। अब हम कंडीशंस लगा देते हैं। यहां पर कंडीशंस क्या लगा देते हैं, फर्स्ट, यदि हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, ये जो चेंजेस कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया है तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को कम करने की ट्राई करेगा। कम कैसे करेगा, टेम्परेचर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी कौन सी रिएक्शंस होगी इस कंडीशन में, एंडो वाली होगी। एंडो कौन सी हो रही है इनमें से, ये एंडो है, तो कौन सी रिएक्शंस का रेट ज्यादा हो जाएगा, फॉरवर्ड का रेट ज्यादा हो जाएगा बैकवर्ड से। यहां देखो टेम्परेचर बढ़ाया तो बैकवर्ड का रेट ज्यादा था, वहां फॉरवर्ड का रेट ज्यादा हो जाएगा। रिवर्स कंडीशंस कर दो, टेम्परेचर कम कर देंगे तो क्या होगा, एक्सो का रेट ज्यादा हो जाएगा। एक्सो ज्यादा होगी तो क्या होगा, बैकवर्ड का रेट ज्यादा हो जाएगा और फॉरवर्ड का रेट कम होगा। यानी इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ये पहला डिसाइड किससे होगा कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो प्रोसेस है वो है कैसे, एक्सो कौन सा है और एंडो कौन सा है। उसी के अकॉर्डिंग आपको टेम्परेचर चेंज करने पर किसी एक रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज कर देना है दूसरी रिएक्शन से। अब बच्चों ये तो हुआ हमारे पास सिंपल एग्जांपल। अब आते हैं हम इसको, यदि हमें लैब में परफॉर्म करना हो, लेबोरेटरी के अंदर, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं इसको रिमूव करता हूं। तो आपको लेबोरेटरी में करना है तो आपको 3 बीकर चाहिए, 3 बीकर और 2 टेस्ट ट्यूब चाहिए। आप इसको अपने लैब में परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं यहां क्या बना दूं, पहले 3 बीकर बना देता हूं। बीकर नंबर 1, बीकर नंबर 2 और बीकर नंबर 3।
बीकर नंबर 1 में आपको क्या चाहिए, हॉट वाटर चाहिए, हॉट वाटर। बीकर नंबर 3 में इसको लिख देता हूं 1 2 3। बीकर नंबर 3 में क्या चाहिए आपको, आइस क्यूब चाहिए, आइस क्यूब, ये आइस क्यूब है, आइस के क्यूब चाहिए आपको ताकि टेम्परेचर कम रहे। और तीसरे कंटेनर में, तीसरा कंटेनर कहां रखा हुआ हो, थर्मोस्टेट के अंदर, थर्मोस्टेट के अंदर, जहां का टेम्परेचर जो हम चाहें वो रहे और वो कांस्टेंट रहे। और इसके अंदर पानी भरा हुआ है, पानी का टेम्परेचर हॉट वाटर से कम है लेकिन आइस क्यूब से ज्यादा है, ये थर्मोस्टेट है। तो यहां पर हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब रखी हुई होगी, टेस्ट ट्यूब नंबर 1 और टेस्ट ट्यूब नंबर 2। इन दोनों में ये ऊपर से पैक्ड होगी। टेस्ट ट्यूब नंबर 1 और दोनों के अंदर क्या होगा, एक ही चीज है और वो है NO2 और इसके डाइमर N2O4 के बीच का इक्विलिब्रियम। NO2 जैसे 2 मॉलिक्यूल आपस में जोड़ दो तो ये N2O4 बन जाता है, ये इसका डाइमर है। अब यहां लिखता हूं मैं कंडीशंस क्या है, इन दोनों में ये इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज है, ये बिल्डिंग नहीं है बच्चों, दीवार नहीं है, इन दोनों के अंदर क्या है, ये वाली कंडीशंस है, ये दोनों इक्विलिब्रियम वाली कंडीशंस है। अब यहां समझाता हूं मैं आपको, जो NO2 गैस है इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शंस करके क्या बनाएंगे, N2O4। इसका जो कलर है वो है बच्चों ब्राउन, ये ब्राउन कलर की है, ये कैसी है, ये कलरलेस है। तो यदि इनके बीच इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया तो यहां जो भी कलर होगा वो ब्राउन कलर है। 2 क्यों ली हम लोगों ने, एक हमारे लिए रेफरेंस का काम करेगी और दूसरे को हम लेके जाएंगे इधर या उधर, एक रेफरेंस का काम करने वाली है। अब अगला क्वेश्चन आया, सर हम NO2 कहां से बनाए, और सिंपल सा है, किसी भी कॉपर ले लें, आपके लैब में कॉपर होगी, उसकी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शंस करा दें। कौन सा नाइट्रिक एसिड ले लेना है, हॉट एंड कंसंट्रेट, गर्म कर दो तो क्या बनेगी, NO2 गैस बनती है। और इस गैस को क्या करो, एक टेस्ट ट्यूब में तो आपने क्या बना लिया, कॉपर और नाइट्रिक एसिड को लेके गर्म किया, दूसरी टेस्ट ट्यूब इन्वर्टेड फॉर्म में उल्टी यहां ले आओ ऐसे, तो यहां क्या इकट्ठी हो गई, NO2 गैस, कलर कैसा होगा, ब्राउन, सीधा करो कोक लगा दो। ऐसी 2 टेस्ट ट्यूब में क्या ले लो, NO2 गैस ले लो। NO2 गैस लेने के बाद कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, यहां लिख देता हूं, क्या काम करें, कॉपर की रिएक्शंस कराएं NO3 के साथ, कैसा ले, NO3 कंसंट्रेट, बस गर्म करें, क्या रिलीज होगी यहां पर, NO2 गैस। इकट्ठी कर ली, 2 टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस आ गई हमारे पास, NO2 गैस आ गई। अब ये रिएक्शंस है कैसी, तो पहले हम ये समझें कि ये रिएक्शंस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो इस रिएक्शंस का जो डेल H है वो नेगेटिव है, यानी ये जो रिएक्शंस है ये एक्सोथर्मिक है और ये जो रिवर्स वाली रिएक्शंस है ये एंडो है। बस आपको इतना काम करना है, ये काम हो गया। अब मैं क्या काम करता हूं, इस टेस्ट ट्यूब को यहां से यहां लेके आता हूं। तो पहली कंडीशंस, मैं टेस्ट ट्यूब को कहां ले गया, टेस्ट ट्यूब कहां ले गया, बीकर, कौन से बीकर से, 2 से 1 में ले गया हूं। तो जो ही 2 से 1 में ले जाएंगे, यहां कौन है, हॉट वाटर है, जो ही 2 से 1 में ले जाएंगे तो टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ गया। ये टेस्ट ट्यूब अब यहां आ गई है, जो ही यहां आई ये टेस्ट ट्यूब, तो यहां टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होते ही क्या होगा, अंदर का जो इक्विलिब्रियम है ये टेम्परेचर को कम करने की ट्राई करेगा, किसका, बाहर का नहीं, इसके अंदर का भी क्या होगा। जो ही आप इस टेस्ट ट्यूब को यहां लेके आए तो हॉट वाटर इस टेस्ट ट्यूब की वॉल्स के कांटेक्ट में आएगा तो अंदर का टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब अंदर का इक्विलिब्रियम क्या ट्राई करेगा कि टेम्परेचर कम हो जाए, कम कराने का एक ही पर्पस है कि उस टेम्परेचर को जो बढ़ गया उसको एब्जॉर्ब कर लो। यानी कौन सी रिएक्शंस होगी, एंडोथर्मिक होगी, एंडोथर्मिक जो रिएक्शंस है वो होगी। अब पता लगाओ एंडोथर्मिक कौन सी हो रही है, ये तो एक्सो है, ये एंडो है। यदि एंडोथर्मिक होगी तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा फॉरवर्ड से।
जिसका मतलब बेकवार का रेट ज्यादा हो गया तो NO2 ज्यादा बनेगी, और NO2 ज्यादा बनेगी तो ब्राउन कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी इस टेस्ट ट्यूब में। तो होगा क्या, इंटेंसिटी ऑफ ब्राउन कलर इंक्रीज, ब्राउन कलर की इंटेंसिटी बढ़ गई। अब हमें कैसे मालूम चलेगा बढ़ी या नहीं बढ़ी, क्योंकि हम इन दोनों में से एक ही टेस्ट ट्यूब यहां लाए थे, एक तो यहीं पर है, हम इस टेस्ट ट्यूब को जो यहां लेके आए हैं जो यहां पर बची हुई है उनसे कंपेयर कर लेंगे, तो इस टेस्ट ट्यूब का जो ब्राउन कलर की इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। ये तो हुआ हमारे पास फर्स्ट। इससे कंफर्म क्या हो जाएगा कि ये जो ली चार्टेलियर का प्रिंसिपल है वो इसी तरह से अप्लाई हो रहा है। फिर हम क्या काम कर सकते हैं, इस टेस्ट ट्यूब को वापस यहां ले आए और थोड़ी देर बाद टेम्परेचर वापस कौन सी, ये थर्मोस्टेट है तो टेम्परेचर वापस कम हो जाएगा, दोनों के कलर वापस सेम हो जाएंगे। अब इसको वापस कहां ले जाएं, सेकंड सी वाले थर्ड वाले कंटेनर में, यानी थर्ड वाले बीकर में। टेस्ट ट्यूब कौन सी, टेस्ट ट्यूब को कहां ले जाएं, बीकर 1 2 2 2 2 3 में ले जाएं। अब बीकर नंबर 2 से 3 में ले जाएं। जो ही आप इसको यहां ले जाओगे तो ये टेस्ट ट्यूब अब बच्चों यहां आ गई है। ये टेस्ट ट्यूब अंदर क्या है, अंदर तो NO2 ये गैसेज हैं, तो क्या होगा अंदर, जो ही अंदर आई तो जो बाहर की जो टेम्परेचर है वहां आइस क्यूब है तो वहां का टेम्परेचर कम है, तो ये अंदर की जो एयर है उसका अंदर की जो गैसेज के बीच इक्विलिब्रियम है उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होते ही क्या होगा, इक्विलिब्रियम क्या ट्राई करेगा, टेम्परेचर को बढ़ाने की ट्राई करेगा। और बढ़ाएगा कैसे, जब एनर्जी रिलीज होगी तो कौन सी रिएक्शंस कराइए, एक्सोथर्मिक कराएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से स्टेप में हो रही है, ये तो एंडो थी, ये एक्सो है। यदि ये एक्सो होगी तो यानी ये इसमें चेंज होगा, तो ये इसमें चेंज होगा तो NO2 की कंसंट्रेशंस कम होती जाएगी, N2O4 की बढ़ती जाएगी। ये कलरलेस है, ये ब्राउन कलर है, तो क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ ब्राउन कलर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहां जो टेस्ट ट्यूब है इसका जो ब्राउन कलर है वो थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, फेड हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। इससे क्या कंफर्म होगा कि ये ली चार्टेलियर का प्रिंसिपल सही अप्लाई होता है, और हम इसको लेबोरेटरी में चेक कर सकते हैं। इसी के साथ क्या खत्म हुआ बच्चों, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। थर्ड हमारे पास है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम। तो पहले हम क्या समझते हैं, प्रेशर चेंज करने पर होता क्या है, पहले हम वो कंसेप्ट समझ लेते हैं। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है और इसमें ऊपर क्या लगा हुआ है, यहां फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है ये ऊपर नीचे आ सकता है। और मान लेता हूं अभी जो अंदर का वॉल्यूम है वो 2 लीटर है। पहले बच्चों इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी, तब आपको प्रेशर बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। और मान लेते हैं कि इसके अंदर जो भी गैस भरी हुई है उसके 100 पार्टिकल्स हैं, 100 पार्टिकल्स। तो बताओ 2 लीटर में है तो 1 लीटर में कितने पार्टिकल्स हुए, 2 लीटर में 100 है तो क्या हुआ, 50 पार्टिकल्स पर लीटर। ये हमारे पास नंबर्स हो गया, ये पहली कंडीशंस। अब मैं क्या काम करूं, इस फ्रिक्शनलेस पिस्टन को नीचे ले आऊं, यहां ले आता हूं इस पिस्टन को, तो ये सारी गैस के पार्टिकल्स ये भी कहां जाएंगे, ये यहां आ जाएंगे। अब वॉल्यूम कितना हो गया इसका, 1 लीटर। पिस्टन को जब मैं नीचे ले आऊंगा तो ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम है 1 लीटर, और ये जो वॉल्यूम था ये था 2 लीटर। तो वॉल्यूम क्या हो गया, 1 लीटर हो गया। सारे पार्टिकल्स भी अब नीचे आ गए हैं, तो अब 1 लीटर में कितने पार्टिकल्स हैं, 100 पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकल्स तो बाहर नहीं गए हैं। तो यूनिट वॉल्यूम में क्या हो गया, 100 पार्टिकल्स हो गए। तो क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने 2 काम किए, हमने प्रेशर को बढ़ा दिया। जो अंदर लेके आओगे, अब यहां पार्टिकल्स ज्यादा है तो ज्यादा कोलाइड करेंगे तो अंदर का प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा। तो हमने प्रेशर बढ़ा दिया, या मैं क्या कह दूं, हमने वॉल्यूम कम कर दिया। दोनों का सेम कंसेप्ट है। वॉल्यूम कैसे, पहले 2 लीटर था अब हमने 1 लीटर कर दिया।
पहले प्रेशर जितना भी था अब हमने उसका प्रेशर डबल कर दिया है, तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ा दिया, वॉल्यूम कम कर दिया, तो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएंगे, यानी क्या होगा, मैं ये कह सकता हूं, कंसंट्रेशंस तो नहीं कह सकता, बस इतना ही होगा। तो ये हमें समझना है कि होता क्या है, ये काम का कंसेप्ट था बच्चों, कि प्रेशर बढ़ाने से होता क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाते हैं। 2 लीटर में 100 थे, हमने वॉल्यूम आधा कर दिया, वॉल्यूम कम कर दिया या प्रेशर बढ़ा दिया, दोनों कंडीशन में क्या होगा, पहले 2 लीटर में 100 थे तो 1 लीटर में 50 हो गए। अब हमने जो ही वॉल्यूम इसका कम किया, आधा कर दिया, तो उसी 1 लीटर में 100 पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकल्स ना तो बाहर गए ना बाहर के अंदर आए हैं, तो अब 100 पार्टिकल्स हैं किसमें, पर लीटर में। तो क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूनिट वॉल्यूम पर लीटर इंक्रीज हो गए हैं। ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको इफेक्ट ऑफ प्रेशर थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा। अब बच्चों मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, इस पोर्शन को, इस कंसेप्ट को। अब आते हैं होता क्या है, इफेक्ट ऑफ, ओलो कहां चला गया, तो साफ कर दिया मैंने, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम। अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है कि आफ्टर इक्विलिब्रियम क्या हुआ, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। यही इक्वेशन ले लेता हूं मैं, अब थोड़ा सा इसमें मैं चेंजेस करने वाला हूं, थोड़ा सा यहां 2 ले लेता हूं, ये सब क्या है, गैसियस है। आफ्टर इक्विलिब्रियम if we increase the pressure, सर किसका बढ़ा है, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, अरे वो रिएक्शन एक ही कंटेनर में हो रही है। यदि आपने उस अभी जैसे एग्जांपल दिया, कंटेनर नीचे करोगे तो दोनों का प्रेशर बढ़ गया, रिएक्टेंट का भी बढ़ गया और प्रोडक्ट का भी बढ़ गया है। इफ वी इंक्रीज द प्रेशर तो क्या होगा, हमने प्रेशर बढ़ाया है तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां शिफ्ट होने से प्रेशर कम हो जाए। तो क्या लिखूं मैं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन डायरेक्शन। अब आगे लिखने से पहले फिर समझते हैं, इक्विलिब्रियम हमने प्रेशर बढ़ा दिया है तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहां शिफ्ट होने से प्रेशर कम हो जाए। तो मैं अभी नहीं लिख रहा वो डायरेक्शंस कहां है, मैं इसका एग्जांपल लिखता हूं। पता लगाओ रिएक्टेंट साइड में टोटल गैसियस मॉलिक्यूल्स कितने हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स यहां हुए 3 गैसियस के मोल्स हैं, ऐसे मान लेता हूं मैं, मॉलिक्यूल या मोल्स, गैसियस मोल्स यहां जाता है, यहां कितने हैं, 2 मोल है। अब दिमाग लगाएं कि 3 मोल गैस के ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं या 2 मोल, तो सिंपल सा है कि मोल कम है गैस के तो प्रेशर भी कम होगा, गैस के मोल ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा होगा। बस आपको ये चेक कर लेना है, किसी भी इक्विलिब्रियम पर प्रेशर का कंसेप्ट आपको लगाना है तो पहले क्या चेक कर लेना कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड गैसियस मोल्स कितने हैं, केवल गैसियस, और जिस तरफ गैसियस के मोल्स ज्यादा हैं वहां प्रेशर ज्यादा है और जिस तरफ गैसियस के मोल्स कम है वहां प्रेशर कम है। तो अब यहां कंसेप्ट लगाते हैं, प्रेशर बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, हमें प्रेशर को कम करना है तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस तरफ गैसियस मोल्स कम है। इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन डायरेक्शन इन विच नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर लेस, क्यों है, टू डिक्रीज द प्रेशर। ये काम की लाइन है, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहां गैसियस के मोल्स कम हैं
अब यदि मैं यही कंसेप्ट इस पे लगा देता, इस इक्वेशंस पे, तो आपको दिमाग में हल्का सा क्या रखना था कि यहाँ मोल्स ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है। हमने क्या किया, प्रेशर्स को इंक्रीज किया, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, प्रेशर को डिक्रीज करेगा। प्रेशर डिक्रीज कहाँ हो रहा है, इस डायरेक्शन में, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यहां से यहां जाओगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहां 3 मोल कम हो जाएंगे और 2 मोल बनेंगे। 3 मोल कम हुए, इसका मतलब प्रेशर कम ज्यादा हुआ, 2 मोल बने यानी प्रेशर इंक्रीज कम होगा, डिक्रीज ज्यादा होगा। तो क्या होगा, रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो ज्यादा हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड से। ये इसके रेफरेंस में कह रहा हूं, रिएक्शन उल्टी पुल्टी हो गई तो ये सब बदल जाएगा। तो हमें तो ये कंसेप्ट याद रखना। मैं इस रिएक्शंस का एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं। इसका उल्टा कर दें, इंक्रीज की जगह मैं क्या कर दूं, इंक्रीज की जगह मैं कर देता हूं डिक्रीज। इफ वी डिक्रीज द प्रेशर, तो हम डिक्रीज करें तो क्या होगा, हमने कम कर दिया तो इक्विलिब्रियम बढ़ाएगा। इक्विलिब्रियम कैसे बढ़ाएगा, इक्विलिब्रियम क्या काम करेगा, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिस डायरेक्शन में शिफ्ट होने पर गैसियस मोल्स ज्यादा बन रहे हैं। ज्यादा गैसियस मोल्स बनेंगे तो ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, रिएक्शन कहां शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शंस में। तो शिफ्ट इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन डायरेक्शन इन विच नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आर लेस की जगह क्या लिख दूं मैं, मोर लिख देता हूं। टू डिक्रीज की जगह क्या लिख दूंगा मैं, इंक्रीज लिख दूंगा। टू इंक्रीज द प्रेशर, यानी यहां क्या लिख दूंगा, अब मैं यहां लिख दूंगा बैकवर्ड रिएक्शंस का रेट ज्यादा हो जाएगा फॉरवर्ड से। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आया कि सर आपने जो पहले वॉल्यूम वाला कंसेप्ट समझाया था वो हमें क्यों समझाया। सिंपल सा कंसेप्ट है कि यदि हम वॉल्यूम को, यहाँ देखो क्या किया हमने, प्रेशर को क्या किया, इंक्रीज किया है। तो हम वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। यदि हम वॉल्यूम को कम कर देते हैं तो क्या होगा, जो पहले इतने सारे वॉल्यूम में पार्टिकल्स थे वो अब इतने से वॉल्यूम में आ गए हैं। तो क्या होगा, इतने से वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो तो इतने वाले वॉल्यूम के इक्वल है। तो इतने वाले वॉल्यूम में, छोटे वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो इक्विलिब्रियम क्या ट्राई करता है, इक्विलिब्रियम क्या ट्राई करता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट किधर हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है जहां क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। वो कम करेगा इनको, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम करने का मतलब क्या, कैसे कम हो सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तभी कम हो सकते हैं जब रिएक्शंस करने वाले ज्यादा हो और बनने वाले कम हो। तो जब रिएक्शंस ज्यादा करेंगे तो ज्यादा पार्टिकल्स यूज आ गए, बने कम ही है तो कम पार्टिकल्स बने हैं। तो क्या होगा, रिएक्शंस किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, जहां ज्यादा पार्टिकल्स है वहां से कम की ओर। ज्यादा कहां है, इधर ज्यादा से कम की ओर, यानी कहां जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शंस का रेट ज्यादा हो जाएगा बैकवर्ड से। ये दोनों कंसेप्ट सेम ही है, लेकिन मैंने यहां पर आपको वॉल्यूम के अकॉर्डिंग रियल में क्या हुआ ये चीज हुई थी। तो आपके पास दोनों कंसेप्ट है, आप वो उसको याद रखें, ये ज्यादा बेटर है। नंबर ऑफ वॉल्यूम कम करने से क्या हुआ, यहाँ प्रेशर का कंसेप्ट में लगा, यहाँ कंसेप्ट और यहाँ सेम ही आएगा। फॉरवर्ड का रेट ज़्यादा है, फॉरवर्ड का रेट ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ मैंने इंक्रीज वाला कंसेप्ट लिया था। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ था। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको प्रेशर का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसके 2-3 एग्जाम्पल है, वो हम एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद आज का ये वीडियो एंड हो जाएगा बच्चों। एग्जाम्पल इसके ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, छोटे ही हैं। 3 एग्जाम्पल लूंगा मैं इसके, तीनों से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और तीनों एग्जाम्पल मैं ABCD वाले लूंगा, जिससे आपको आप किन्हीं पर भी, किसी भी तरह के एग्जाम्पल पर वो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ABCD का नहीं लेते हैं, पहला एग्जाम्पल PCl3 PCl5 PCl3 प्लस Cl2, ये गैसियस, ये भी गैस और ये भी गैस। पता लगाओ किस तरफ प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा, इधर 1 मोल इधर 2 मोल। इस कौन किसके, गैसियस मोल्स की बात, यानी इधर प्रेशर ज़्यादा है, इधर प्रेशर
कम है, यानी दोनों तरफ प्रेशर में डिफरेंस है। अब पहली कंडीशंस, हम यदि प्रेशर्स बढ़ा दें, हम बढ़ा रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? इक्विलिब्रियम क्या काम करेगा? हमने प्रेशर बढ़ाया है, तो हमने बाहर से प्रेशर पिस्टन को नीचे ले आए, तो हमने प्रेशर बढ़ा दिया। इक्विलिब्रियम क्या काम करेगा? प्रेशर्स को कम करेगा। प्रेशर्स किधर कम हो रहा है? इधर तो बढ़ रहा है, इधर कम हो रहा, तो क्या होगा? जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसका रेट ज्यादा हो जाएगा फॉरवर्ड से, क्योंकि इधर आने पर प्रेशर्स कम हो रहा है। सेकंड क्या काम करें? प्रेशर्स को कम कर दें, तो इक्विलिब्रियम प्रेशर्स को बढ़ाएगा। तो इक्विलिब्रियम क्या काम करेगा? प्रेशर्स को बढ़ाएगा। प्रेशर किस डायरेक्शन में जाने पे बढ़ रहा है? फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड का रेट ज्यादा हो जाएगा बैकवर्ड से। अब क्वेश्चंस क्या आता है? ऐसे आता है, क्या होगा इस इक्विलिब्रियम पे यदि प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाए तो कौन सी डायरेक्शन फेवर करेगी? आपको ऐसे प्रेशर बढ़ाया तो बैकवर्ड डायरेक्शंस फेवर्ड वाली होगी। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में जाने पर प्रेशर कम हो रहा है। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहां पर अमोनिया का, प्रिपरेशंस का, N2 + 3H2। ये फर्स्ट खत्म हो गया बच्चों हमारा। N2 + 3H2 क्या बना? 2NH3। ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ कितने मोल हैं? 4 मोल हैं, यानी यहाँ प्रेशर ज़्यादा है। यहाँ कितने गैस के मोल हैं? 2 मोल हैं, यानी यहाँ प्रेशर्स कम है। अब आप जो भी कंसेप्ट लगाओ उसके अकॉर्डिंग लगा लें। तो प्रेशर्स को यहाँ लगा देता हूँ, ये प्रेशर्स को बढ़ा दें, हम बाहर से बढ़ा दें, तो इक्विलिब्रियम क्या ट्राई करेगा? इक्विलिब्रियम प्रेशर्स को कम करेगा। इक्विलिब्रियम प्रेशर्स को कम करने की ट्राई करेगा। देखो कम कहाँ हो रहा है? यहाँ कम होगा, तो कौन सी रिएक्शन ज़्यादा होगी? फॉरवर्ड ज़्यादा होगी। फॉरवर्ड का रेट ज़्यादा हो जाएगा बैकवर्ड के लिए। ये इस रिएक्शंस पे कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। हम क्या करें? हम यदि प्रेशर्स को कम करें, हम कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम यानी हमने पिस्टन को ऊपर ले गए, वॉल्यूम बढ़ा दिया हमने, प्रेशर्स कम हो गया, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? इक्विलिब्रियम प्रेशर्स को बढ़ाएगा। बढ़ाने के लिए कौन सी डायरेक्शंस में हो? बैकवर्ड का रेट ज्यादा हो जाएगा फॉरवर्ड से। तो इन दोनों में देखो बच्चों अलग अलग कंसेप्ट लगा है। यहाँ प्रेशर, यहाँ रिएक्टेंट साइड में मोल्स कम थे तो प्रेशर्स कम था, यहाँ प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड में मोल्स ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा है। इन दोनों में जो कंसेप्ट लग रहे हैं वो अपोजिट है। प्रेशर्स बढ़ाया, RB ज्यादा है, प्रेशर्स बढ़ाया, RF ज्यादा है। तीसरा, यानी ये कहां लगा? जब दोनों तरफ गैसियस मोल्स अलग अलग थे। अब बच्चों तीसरा और लास्ट एग्जांपल, सी नंबर, N2 + O2 2NO। दिमाग लगाओ, गैस और गैस, इधर कितने मोल हैं? 2 मोल है, इधर भी कितने मोल हैं? 2 मोल है। दोनों तरफ प्रेशर्स क्या है? सेम है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड गैसियस मोल्स इक्वल हो, उन इक्विलिब्रियम पर प्रेशर्स का कोई प्रेशर चेंज करने पर इक्विलिब्रियम पर कोई चेंजेस नहीं आता। इक्विलिब्रियम पहले के जैसा स्टेबल रहता है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता। ध्यान क्या रखना है? कौन से इक्विलिब्रियम पर? उन इक्विलिब्रियम पर जिसमें बोथ साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बोथ साइड्स नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इक्वल हैं, उन इक्विलिब्रियम पर प्रेशर चेंज का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो खत्म क्या हुआ बच्चों? चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम। इसी के साथ अब हमारे पास क्या है? इसका कोई स्पेसिफिक एग्जांपल है तो मैं आपको बता देता हूं, नहीं तो बच्चों खत्म हुआ। और इसी के साथ ये हमारा वीडियो भी आज का खत्म हो गया। आज हमने ली चार्टेलियर प्रिंसिपल के 3 कंसेप्ट पढ़े हैं जो इक्विलिब्रियम पे अप्लाई होते हैं। बच्चों यदि वीडियो पसंद आया हो तो 3 काम जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें और इसे सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को बच्चों। थैंक यू बच्चों।